तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, प्लांट हार्मोन्स और प्लांट डिसीज के बारे में। ठीक है, अब आज हम लोग अपना नया टॉपिक क्या ले रहे हैं, तो जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी। आनुवांशिकी मतलब एक पीढ़ी हाँ हाँ जो हाँ ठीक। जैसे कैरेक्टर्स क्या क्या हमारा मतलब जैसे कि हमारे माता पिता हमारे पूर्वज हैं, उनसे जो गुण है, ठीक है, वो कुछ मात्रा में क्या है हमारे अंदर भी इन्वॉल्व रहते हैं, आते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करना, हाँ, गुणों का स्थानांतरण या ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाता है, हमारा आनुवांशिकी। ठीक है, तो वो किसके द्वारा होता है ट्रांसपोर्टेशन हमारा, हाँ, क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, तो हमारा जीन्स। तो वो जीन्स के अंदर क्या रहता है, हमारा जो करेक्टर्स है वो उसके अंदर रहता है जीन्स में, और वही करेक्टर्स क्या जाता है, क्या कहा जाता है, तो हमारे संतानों मतलब आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसमें ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी। ठीक है, तो आनुवांशिकी के अंतर्गत क्या है, जीवों में होने वाले आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी, और जीवों की विविधताओं मतलब वेराइटी का अध्ययन किया जाता है। ठीक, क्या क्या किया जाता है आनुवांशिकता के अंदर, हमारे हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता, और साथ साथ वेराइटी। वेराइटी मतलब जैसे कि अब ऐसा तो नहीं है कि हम हमारे अंदर जो गुण है वो सेम टू सेम हमारे माता पिता के अंदर है, ऐसा तो नहीं है ना, कुछ चेंजेस रहते हैं, कुछ वेराइटीज रहती है। ठीक है, तो वो क्या है हमारा विभिन्नता। ठीक, तो इसको भी क्या है जेनेटिक्स, हमारे जेनेटिक्स के अंदर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल। सेल के अंदर क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, तो यही क्रोमोसोम इस क्या होता है, आगे बढ़कर अगर इसको और अच्छे से जूम करके देखें तो क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है, तो हमारा डीएनए। और डीएनए को और अच्छे से देखो, इसका और अच्छे से अध्ययन करेंगे तो क्या है, इसके अंदर हमारे जीन्स पाए जाते हैं। ठीक, समझ में? तो हम लोग कोशिका के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके थे, क्रोमोसोम, हमारा न्यूक्लियस है, इन सब के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब देखो, जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो हमारे वॉटसन ने। किसने? वॉटसन। पूछा जाता है कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वॉटसन नाम का हमारा वैज्ञानिक था। और जेनेटिक्स से संबंधित पहला अध्ययन कौन किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हमारे मेंडल है, उन्होंने क्या किया था, जेनेटिक्स से संबंधित सबसे पहला अध्ययन किया था। ठीक, इसके अनुसार जीवों में होने वाले एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए क्या चाहिए रहता है, तो वन पेयर ऑफ फैक्टर। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि जीवों में जैसे कुछ लक्षण है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या चाहिए रहता है, तो वन पेयर ऑफ फैक्टर। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, जो कहाँ से मिलता है, तो हमारे माता पिता से। ठीक, ये कैरेक्टर हमें कहाँ से मिलता है, ये फैक्टर हमें कहाँ से मिलता है, तो हमारे माता पिता से। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, तो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक जो अनुवांशिकी है उसके जो जनक है वो कौन है, हमारे टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, और मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर है वो क्या है, हमारे टी.एच. मॉर्गन। ठीक, देखो मेंडल के अध्ययन के बाद क्या है, जॉनसन ने क्या किया था, अपने अध्ययन में बताया कि जो फैक्टर डीएनए है, ठीक है, उसी के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा जीन्स। ठीक, तो जो फैक्टर डीएनए के अंदर जो जीन्स पाया जाता है उसके बारे में कौन बताया था, तो जॉनसन ने ये अध्ययन किया था, जिसके द्वारा जीवों में लक्षणों का निर्धारण होता है। जो कैरेक्टर है उसका निर्धारण कहाँ होता है, हमारे इसी के कारण, जीन्स के कारण क्या होता है, हमारे कैरेक्टर का निर्धारण होता है। अर्थात जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो
जॉनसन। जीन शब्द का प्रयोग किसने दिया? तो जॉनसन ने सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो फैक्टर डीएनए है उसके अंदर जीन का पता लगाया, और वो जीन क्या करता है, हमारे कैरेक्टर को निर्धारित करता है, ठीक। और जॉनसन ने कब? 1909 ईस्वी में किसकी खोज की? तो जीन्स की खोज कब की थी? 1909 ईस्वी में। और वाटसन ने 1905 ईस्वी में सबसे पहले जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था, ठीक। जेनेटिक शब्द का प्रयोग कौन किया था सबसे पहले? तो हमारे वाटसन ने। कब? 1905 में। लेकिन डीएनए के अंदर जो जीन्स की खोज की थी तो वो किसने? जॉनसन ने। कब? 1909 में। और देखो डीएनए को ही क्या बोला जाता है? आनुवांशिक गुण का वाहक, ठीक है। जो हमारे जेनेटिक है, जेनेटिक जो गुण है उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? तो हमारे डीएनए के द्वारा होता है, ठीक। समझ में आया यहां तक? अब देखो, आपको पता होगा कि मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो जोड़ी, पेयर, 12, 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, एक गुणसूत्र के अंदर। तो टोटल कितना हुआ पेयर में? 23 है, तो 46 क्या है? हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, है ना। जो कहाँ से मिलता है? हमारे माता पिता के थ्रू किस में जाता है? संतान में, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, प्रजनन की क्रिया होती है माता और पिता के बीच, ठीक। तो क्या होता है, माता से कितना? हाँ, आधा, ठीक। और पिता से आधा, मतलब 23 जो क्रोमोसोम है वो क्या कहाँ जाएंगे? तो बच्चों में, मतलब संतान में, ठीक है। माता से 23, पिता से 23। लेकिन देखो इसमें क्या होता है, जो 23 है, जैसे माता में क्या है? 23 है, तो 23 में ना 22 क्या होता है? हमारा ऑटोसोम्स होता है, ठीक। +1 ये क्या होता है? हमारा सेक्स क्रोमोसोम। उसी प्रकार जो पिता है उसमें भी क्या है? 22 क्या है? हमारा ऑटोसोम। और एक क्या होता है? हमारा सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब ये दोनों कहाँ जाएंगे? संतान में, ठीक है। तो क्या होगा? ऑटोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 प्लस हमारा सेक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? तो 2। समझ में आया? जब ऑटोसोम जो माता का 22 और पिता का 22 क्या ऑटोसोम दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 क्रोमोसोम। ये क्या करता है? शरीर के निर्माण में काम करता है। शरीर का निर्माण मतलब सेक्स को छोड़कर, मतलब लिंग को छोड़कर बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं उसका निर्धारण कौन करता है? तो हमारे ऑटोसोम। जैसे कि हमारा आंख है, हाँ, ऑर्गन्स है, ठीक है। लिंग को छोड़कर बाकी जितने भी चीज हमारे अंदर है उसका निर्धारण ये ऑटोसोम्स के द्वारा किया जाता है, ठीक। और जो सेक्स क्रोमोसोम है उसका क्या करता है? मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है, कि वो फीमेल होगा कि मेल होगा। लेकिन बेसिकली मतलब बेसिकली नहीं बोल सकते, जो लिंग का निर्धारण हो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो हाँ, सेक्स क्रोमोसोम में किसके, मतलब माता की पिता के ऊपर, फादर के ऊपर, ठीक है। तो लिंग निर्धारण किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो पिता के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? जो सेक्स, हाँ, सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग अलग रहता है, ठीक है। उसको आगे हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे प्रजनन में माता पिता का योगदान रहता है और उसका जीन्स का आधा हिस्सा जाता है, तो क्या होगा? हमारे मेल में कितना? 24 ऑटोसोम, हाँ, आधा जाएगा, ठीक है। लेकिन रहता कितना है हमारा? 44 प्लस एक्स और वाई मिला के कितना हो गया? तो 46। हम लोग गया है उसको नहीं पढ़ रहे ना, अभी रहता कितना है वो बता रहे हैं। तो 24 कितना रहेगा? ऑटोसोम्स। और एक्स वाई क्या रहता है? तो ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम रहता है, किसमें? पिता में। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 46। उसी प्रकार इसमें क्या है?
46 क्या है टोटल क्रोमोसोम रहता है, जिसमें से 44 क्या रहता है ऑटोसोम्स रहता है, और XX इसमें क्या रहता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या है XX, मतलब समान रहता है एक समान, लेकिन मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है क्या रहता है अलग अलग रहता है। ठीक, अब देखो शादी हुआ, ठीक है, रिप्रोडक्शन की क्रिया हुई, संतान उत्पत्ति, तो उस टाइम क्या होता है, अब ये मेल का जो आधा भाग है वो दो भाग में बढ़ जाता है, क्या 22 ऑटोसोम प्लस हमारा X। ठीक, दूसरा क्या होगा 22 ऑटोसोम प्लस Y, ये दो भागों में बढ़ गया, आधा आधा हो गया। उसी प्रकार क्या होगा मेल में क्या फीमेल में क्या होगा 22 प्लस हमारा X और 22 प्लस X, क्योंकि इसमें क्या है सेक्स क्रोमोसोम सेम है। ठीक है, तो ये ऐसा रेशियो बनेगा हमारा। अब देखो, अब ये कहाँ जाएगा हमारे संतान में। ठीक है, तो चांसेस क्या होगा कि वो फीमेल होगा कि मेल होगा, तो 50-50% चांसेस रहता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो मेल कैसे फीमेल कैसे होगा, जैसे कि हमारा 22 प्लस X हमारा क्या हो गया मेल का, इससे फीमेल से क्या आएगा 22 प्लस X, तो क्या हो जाएगा टोटल 44 प्लस डबल X होगा, तो ये क्या होगा हमारा फीमेल, क्योंकि इसमें क्या है XX क्रोमोसोम है। ठीक है, तो XX क्या करते हैं हमारे फीमेल का निर्धारण करता है। ठीक है, फीमेल लिंग का निर्धारण करता है। फिर आया दूसरा क्या है हमारा ये तो हो गया, फिर 22 प्लस Y, और इधर से क्या आएगा फिर हमारा 22 प्लस X, ये मिलके क्या बनाएगा 24 प्लस XY, तो XY क्या है हमारा मेल है, क्योंकि इसमें Y पाया जा रहा है, तो ये किसका निर्धारण करता है मेल सेक्स का। ठीक है, तो ये हमारा मेल होगा। फिर सेकंड क्या है 22 प्लस X, फिर आएगा हाँ 22 प्लस X, और यहाँ से क्या फीमेल से क्या आएगा हमारा X, फिर ये दोनों मिलके क्या बनाएगा फिर से हमारा 24 प्लस XX, तो ये फीमेल बनाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बचा, ये लास्ट वाला बचा, ये दोनों मिलके फिर क्या करेगा मेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो 50-50% चांसेस है कि ये लड़का होगा या लड़की। ठीक, समझ में आया? तो हमारा रेशियो हो गया। ठीक, अब देखो मेंडल ने क्या किया, किसमें प्रयोग किया, तो मटर क्या है हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका पाइसम सटाइवम। ठीक है, इसका उपयोग किया किसके लिए, जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकता के लिए, कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो भी गुण जाता है, ठीक है, तो वो कैसे जाता है और उसमें प्रभावी क्या रहता है। ठीक है, इसको प्रयोग करने के लिए क्या किया मटर का प्रयोग किया। अब मटर का ही प्रयोग क्यों किया, पौधा चुनने का कारण क्या है, हाँ ठीक है, मतलब ये जल्दी से ग्रो कर देता है, और हाँ अब जैसे इसको मनुष्य या किसी जानवर के ऊपर करेंगे तो उसका लाइफ साइकिल बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चा आते तक तो मेंडल ही नहीं पट लेगा। तो ये क्या किया पौधों में प्रयोग किया, वो भी किसमें मटर में, और मटर को ही क्यों लिया, क्योंकि बाकी पौधे को भी ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे करेक्टर पाए जाते हैं, जैसे कि मटर का पौधा छोटा भी रहता है, लंबा भी रहता है, उसका सीट ही रहता है वो क्या रहता है चपटा रहता है, गोल भी रहता है। ठीक, और जो सब फ्लावर का कलर है व्हाइट वाला भी रहता है, बैगनी टाइप भी रहता है, और लाल कलर का भी रहता है। तो बहुत सारे वेराइटीज किस में पाई जाती है, तो मटर में पाई जाती है। तो इस कारण की जो मेंडल ने किसको लिया, तो पाइसम सटाइवम मतलब हमारे मटर का प्रयोग किया, किस किस लिए, तो जेनेटिक्स को जानने के लिए। ठीक, क्योंकि पौधे में क्या है बहुत प्रकार के गुण मौजूद होते हैं, और इसका लाइफ साइकिल कितना है, तो 3 से 4 माह। ठीक, अब वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगाना क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से जो पौधे उगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखना है, पूछते हैं। ठीक है, अब देखो मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन क्या किया, 2 प्रयोगों के आधार पर किया।
पहला क्या है हमारा एकल संकरण जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, और दूसरा क्या है द्विसंकरण जिसको डाइहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने दो प्रकार से प्रयोग किया, किसके ऊपर? मटर के ऊपर। ठीक है, पहला क्या है हमारा एकल संकरण मोनोहाइब्रिड, और दूसरा क्या है द्विसंकरण डाइहाइब्रिड। ठीक है, अब ये क्या होता है देखते हैं आगे। उससे पहले ना देखो क्या है जीनोटाइप और फिनोटाइप, सुने हो? ठीक है, ये क्या होता है जीनोटाइप? तो जीनोटाइप किसको बोलते हैं? वैसे लक्षण जो बाहर से नहीं दिखाई देते उसको क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। जैसे किसी इंसान को आप देखो तो उसका बाहरी कैरेक्टर, जैसे फिनोटाइप क्या होता है देखो, बाहर से उसका कैरेक्टर दिख जाता है। तो जैसे कोई सांवला कलर का इंसान है तो उसका बाहरी स्ट्रक्चर हम देख लिए ना, तो क्या है हमारा फिनोटाइप। ठीक है, उसको देख के अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या है, लेकिन उसका अंदर का जो कैरेक्टर है, उसका गुण है, उसका नेचर है क्या है, उसको पता लगा सकते हैं बाहर से देख के? नहीं लगा सकते ना, तो वो क्या कहलाता है हमारा जीनोटाइप। ठीक, तो किसी भी लक्षण को निर्धारण करने वाले जीन्स के समूह को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोला जाता है। उसके अंदर के जो लक्षण है, जो कैरेक्टर के, उसको निर्धारित करने वाला क्या कहलाता है? तो हमारा जीनोटाइप कहलाता है। और फिनोटाइप क्या है? बाहर से देखने पर उसको क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। जैसे कि कोई किसी का कलर क्या है, काला है, सफेद है, ये क्या है हमारा फिनोटाइप कहलाता है। तो क्या है जीनोटाइप के आधार पर जीवों में जो लक्षण क्या है उभर कर आता है उसको क्या बोलते हैं? फिनोटाइप कहा जाता है। जैसे आंखों से हम लोग देख सकते हैं आसानी से। ठीक, ये समझ आया जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? अब देखो पहला क्या था हमारा एकल संकरण मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या होता है? जब एक ही लक्षण के दो भिन्न पौधे, क्या एक ही कैरेक्टर के दो भिन्न प्लांट्स मतलब अलग अलग प्लांट्स के बीच क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकल संकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मेंडल ने क्या लिया था? एक टॉल प्लांट मतलब मटर का लंबा पौधा लिया, और एक बौना पौधा किसका? मटर का। तो जो लंबा है उसको किससे वो किए? ठीक, कैपिटल टी से, और जो बौना है उसको स्मॉल टी। दो क्यों लिए हैं? नहीं तो एक टी क्यों नहीं लिए? देखो जीन्स किस में पाया जाता है? जो गुणसूत्र है वो किस में पाया जाता है? मतलब पेयर में पाया जाता है ना, जोड़े में रहता है ना। ठीक है, इसलिए क्या है डबल। ठीक, यहाँ पे ऐसा मत पूछना कि दो ही टी या सिंगल टी क्यों नहीं ले, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ कि जो क्रोमोसोम है वो किस में रहता है? पेयर में रहता है, इसलिए दो टी लिया जाता है। ठीक, तो देखो जब क्या है दोनों के बीच क्या क्या, क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। तो क्या हुआ? फर्स्ट जनरेशन में क्या है 100% क्या हुआ? लंबा पौधा हुआ। क्यों? देखो लंबे पौधे का जो वो है ना कैरेक्टर क्या है ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, हाँ, प्रभावी और अप्रभावी। ठीक है, डोमिनेट करता है। ठीक है, तो उस उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया। अब प्रयोग तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, उन्होंने बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक प्रयोग किया अलग अलग प्रकार से, जिसमें उन्होंने पाया कि जो लंबे पौधे हैं और बौने पौधे उनको बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो हमेशा क्या आता है? लंबा पौधा। क्यों? क्योंकि जो लंबा पौधा है उसका जो कैरेक्टर है वो क्या होता है? प्रभावी होता है। तो जो प्रभावी होता है जो वही क्या करता है? डोमिनेट करता है। ठीक है, तो ये लंबा टी वाला मतलब लंबा पौधा क्या किया? डोमिनेट किया। इस कारण क्या है जो पौधा विकसित हुआ वो क्या है हमारा? लंबा। ठीक है, तो ये प्रभावी और अप्रभावी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मॉल टी नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका भी करेक्टर उसमें रहेगा, लेकिन हाँ छुपा हुआ रहेगा। हाँ, तो वो क्या होगा जैसे आगे उसकी पीढ़ी और बढ़ते जाएगी तो कभी ऐसा हो सकता है कि
ये बौना पौधा भी क्या होगा, एक टाइम के लिए प्रभावी होगा, अपना कैरेक्टर हाँ डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो ये लेकिन फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या होता है, हमेशा टॉल प्लांट होगा। ठीक, अब देखो फिनोटाइप, इसको देख लेते हैं क्या हुआ, क्रॉस कराया तो जो जनरेशन है सेकंड जनरेशन, इसमें क्या हो सकता है, क्या रेशियो बन सकता है। तो पहला क्या किया, टी और टी के मध्य क्या किया, क्रॉस कराया गया, तो क्या हुआ हमारा लंबा पौधा। ठीक, उसी प्रकार क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्या किया, क्रॉस कराया, तो क्या हुआ लंबा, क्योंकि जो टी है वो क्या है, कैपिटल टी है, कैपिटल जहां दिखा वहां हमेशा डोमिनेट करेगा। ठीक है, और उसका कैरेक्टर शो करेगा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच भी जो क्रॉस कराया तो क्या मिला हमें, लंबा पौधा ही मिला। फिर क्या है, स्मॉल टी और हमारा कैपिटल टी के मध्य जब क्रॉस कराया तो भी क्या मिला, लंबा, क्योंकि यहाँ भी जो कैपिटल है वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। फिर क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी के मध्य क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, बौना, क्योंकि स्मॉल टी क्या करेगा, हाँ अपना करेक्टर, क्योंकि यहाँ कैपिटल टी है ही नहीं, तो डोमिनेट करेगा कौन, हमारा स्मॉल टी, तो पौधा क्या बनेगा फिर, बौना। ठीक है, तो देखिए रेशियो कहाँ क्या हुआ इसमें, फिनोटाइप रेशियो क्या हुआ, देखने के आधार पर क्या मिला इसमें, 3:1, 1, 2 और 3 क्या है लंबा, और एक क्या है छोटा, मतलब बौना। तो इसका रेशियो फिनोटाइप क्या है हमारा, 3:1, ये देखने के आधार पर हुआ। ठीक है, लेकिन देखो जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब आंतरिक गुण क्या होगा इसका, 1:2:1, ये कैसे होगा, ऐसा नहीं है, ये है शुद्धता के आधार पर, शुद्धता के आधार पर, जैसे हाँ ठीक, जैसे देखो शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, जीनोटाइप को। तो कैसे, शुद्ध कैसे होगा, जैसे कि दूध है, दूध अगर दूध दूध ही है तो क्या है हमारा, शुद्ध है, लेकिन उसमें पानी मिला दिए तो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पे टी क्या है, शुद्ध है, लंबा प्लांट है टी और टी, तो ये पूरी तरीके से क्या है, शुद्ध है, लेकिन इसी में हम स्मॉल टी मिला दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो अशुद्ध। हालांकि पौधा कैसा रहेगा, लंबा ही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में अशुद्धियां मिल चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, लंबा है लेकिन अशुद्ध है, तो शुद्ध में क्या आ जाएगा हमारा, टी वाला कैपिटल टी, और अशुद्ध में क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल टी, या इसमें अगर स्मॉल टी मिल गया तो अशुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध कितना दिख रहा है हमारा, ये क्या है, शुद्ध है। अशुद्ध क्या है हमारा, ये मिला हुआ है छोटा टी और बड़ा टी, तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध। तो ये कितना हो गया टोटल, 2, शुद्ध कितना है, 1, फिर 2 अशुद्ध है, फिर क्या है, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये भी शुद्ध है ना, हालांकि बौना हो रहा है लेकिन ये भी शुद्ध है, क्योंकि एक ही प्रकार का क्या है इसमें कैरेक्टर है, तो 1 ऐसा। तो क्या हो जाएगा हमारा जीनोटाइप रेशियो, समझ में, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है ना। तो ये क्या हुआ हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो द्विसंकरण मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्या होता है, मेंडल ने द्विसंकरण के लिए क्या लिया, 2 लक्षणों को लिया। उसमें कितना लक्षण था, एक कितना करेक्टर था, हाँ सेम करेक्टर लेकिन 2 प्लांट, लेकिन इसमें क्या है, 2 अलग अलग हाँ करेक्टर रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिया, पौधों की लंबाई, और दूसरा क्या लिया, फूलों का रंग। उसमें क्या लिया था, बस लंबाई बस लिया था, छोटा और बड़ा, लेकिन इसमें क्या लिया, पौधों की लंबाई भी और साथ साथ क्या लिया, फूल को भी लिया कि उसमें कौन से कलर का फूल जनरेट होगा। तो देखो लंबे पौधों के किससे ये किया, कैपिटल टी, और लाल फूल के लिए क्या किया, आर का, कैपिटल आर का। ठीक, फिर बौने के लिए क्या किया, स्मॉल टी, और सफेद फूल के लिए स्मॉल
आर, ये भी पेयर में है ना, क्योंकि क्रोमोसोम क्या पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है। ठीक, फिर वहां से क्या लिया हमारा कैरेक्टर, लंबे पौधे का एक, फिर लाल फूल का आर, तो क्या बन गया हमारा टी आर। ठीक, उसी प्रकार क्या है, बौना पौधा और सफेद फूल, स्मॉल टी और स्मॉल आर, इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में क्या किया, देखो इनके मध्य जब क्रॉस हो गया तो ये वाला बनेगा टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्या होगा इसमें भी जो टॉल और जो रेड कलर है, हाँ, फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, जो ज्यादा प्रभावी होगा वही क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ठीक, तो क्या होगा, कौन सा पौधा बनेगा, तो लंबा होगा और फूल क्या होगा, लाल। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन का बात हो गया। इसी प्रकार ना इसमें ना देखो टोटल क्या है, 4। ठीक, इसमें भी क्या है, 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना टोटल 16 इसमें कैरेक्टर दिखाई देंगे, जीनोटाइप फिनोटाइप। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो। ठीक, उसमें क्या था, 4 4 ही कैरेक्टर दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा टोटल, जब द्विसंकरण में क्या होगा, फूल मतलब 2 इसमें क्या लेंगे, कलेक्टर लेंगे, तो टोटल कितना, 16, ये याद रखना। अब देखो ये 16 कैसे होगा, सेकंड जनरेशन में ना। ठीक है, तो क्या हुआ सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन का क्या था हमारा, टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या हुआ, इससे 16 कैरेक्टर जनरेट हुए। अब ये 16 क्या क्या हो सकता है, अब देखो यहाँ पे क्या है, टी आर ना, तो ये इन दोनों के बीच जब क्रॉस होगा तो क्या क्या बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल आर, हाँ टोटल क्या है, ऐसा सीक्वेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है, समझ में, देखो इनके क्या है, इनके बीच क्रॉस हुआ तो ये क्या बनेगा, टी आर और टी आर मिलके, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल आर मिलके क्या टी आर बनाया कैपिटल कैपिटल में, फिर ये और टी मिलेगा तो टी और आर मिला तो क्या बनाया, कैपिटल टी स्मॉल आर। उसी प्रकार स्मॉल टी और कैपिटल आर मिला, फिर स्मॉल टी और स्मॉल आर, तो ये 4 कैरेक्टर ये बनाया। उसी प्रकार दूसरा पौधा फिर लेंगे तो उसमें भी क्या है, यही इसी प्रकार का 4 कैरेक्टर बनेगा, फिर इन दोनों के मध्य क्या है, क्रॉस कराया जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो अब इसको इस सीक्वेंस में लिख देते हैं ना, तो इन दोनों के मध्य जब क्रॉस हुआ तो क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल आर ये बना, फिर क्या है हमारा, इन दोनों के बीच क्रॉस हुआ तो क्या बना हमारा, हाँ, फिर इसके साथ इसका क्रॉस हुआ तो ये बना। समझ में आ रहा है ना, अब देखो एक एक को समझाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बीच का एक 8 ले लो, जैसे कि ये देखो क्या हुआ, इसके मध्य और इसके मध्य जब क्रॉस हुआ तो क्या बना, स्मॉल टी कैपिटल आर ये बना। तो इस प्रकार कितना कैरेक्टर बनता है, टोटल 16 कैरेक्टर। ठीक है, समझ में आया, ये सेकंड जनरेशन का बात हुआ। अब देखो इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकलेगा, फिनोटाइप क्या होगा हमारा, बाहरी गुणों के आधार पर निकलेगा। ठीक, कैसे, बाहरी गुण क्या है, टोटल किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये देखने ऊपर डिपेंड करता है, साथ साथ जो फिनोटाइप है वो क्या रहता है हमारा, शुद्धता के आधार पर डिपेंड करता है, सॉरी जीनोटाइप होगा ना वो, तो ये देखने के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा दिखता है, कि लंबा है और इसमें कौन सा फूल आ रहा है। ठीक, तो जहां कैपिटल दिखा मतलब वही क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो इसमें दिख रहा है कैपिटल कैपिटल, मतलब ये क्या होगा हमारा, क्या कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, हाँ टॉल प्लांट और रेड फ्लावर। ठीक, तो ये देखो अलग अलग कलर में करते हैं, चलो इसको रेड में ही ना,
कैपिटल कैपिटल वाले मतलब जिसमें लंबा होगा और रेड होगा तो ये। फिर इसमें क्या दिखेगा? इसमें भी टॉल है, टॉल प्लांट और रेड। हाँ, इसमें भी वही होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है वो मतलब डोमिनेंट करेगा। इसमें भी क्या करेगा? डोमिनेंट करेगा। और ये भी डोमिनेंट करेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। इसमें भी ये डोमिनेंट करेगा, लेकिन इसमें क्या है? वाइट टॉल प्लांट वाइट फ्लावर, मतलब ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। फिर इसमें भी क्या होगा? टॉल प्लांट रेड फ्लावर, ये नहीं होगा। इसमें होगा, इसमें भी होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे क्या है? टॉल प्लांट रेड फ्लावर, यहाँ पे हाँ। ठीक, तो टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हुआ हमारा? 9। 9 क्या हो जाएगा इसमें? टॉल प्लांट और रेड फ्लावर। ठीक, तो ये हमारा फिनोटाइप ऐसा दिखेगा देखने के आधार पर। फिर नेक्स्ट क्या है? चलो, फिर क्या दिख रहा है? देखो, टॉल प्लांट और वाइट फ्लावर एक यहाँ। यहाँ भी क्या है? टॉल प्लांट और वाइट फ्लावर। यहाँ भी टॉल प्लांट और वाइट फ्लावर। और 3 ना, तो ये हमारा क्या होगा? 3। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है? टॉल स्मॉल प्लांट और रेड फ्लावर। यहाँ भी स्मॉल प्लांट और रेड फ्लावर, और यहाँ भी स्मॉल प्लांट और रेड फ्लावर आपको दिखेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? टोटल 3। बचा क्या? स्मॉल फ्लावर और वाइट, हाँ, स्मॉल प्लांट और वाइट फ्लावर। ये इसकी संख्या कितनी है? तो 1। ठीक, तो ये क्या है हमारा फिनोटाइप। समझ में आया कैसे निकला? तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? 9:3:3:1 इसका फिनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, इसको ना डायरेक्ट रटवा देते हैं, क्योंकि अगर कैरेक्टर अगर द्विसंकरण हो रहा है तो हमेशा रेशियो क्या आएगा? ठीक, लेकिन इसको याद मत करना। ठीक है, समझ के लिखना कि कैसे निकला। ठीक है, तो ये हमारा डाइहाइब्रिड का फिनोटाइप। अब देखो जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? आंतरिक गुणों के आधार पर 1:2:1 1:2:4:2:1 ठीक, यहाँ पे क्या होगा? 1:2:1 1:2:1, बीच में क्या हो जाएगा? 2:4:2। इसको भी डिवाइड करोगे तो क्या है? 1:2:1 निकलता है। ठीक है, तो याद करने के लिए कैसे कर लेते हैं? इसमें टोटल कितने करेक्टर होंगे? 9। 9 करेक्टर होंगे, तो इसको याद कर लेते हैं 1:2:1 1:2:1 1:2:1, लेकिन बीच को क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। तो ऐसा याद रखते हैं। लेकिन अब निकालना कैसे इसको? किसके आधार पर निकालेंगे? तो शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर। तो कैसे निकालेंगे? हाँ, हमेशा क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा। तो कैपिटल कैपिटल कहाँ दिख रहा है? ये है, और नहीं है ना, तो ये क्या होगा हमारा? 1। फिर दूसरा क्या है? इसमें क्या दिख रहा है? ये ना, और ये दोनों क्या है? ये दोनों और ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा? 2। फिर देखो ये सेम है, लेकिन पहले क्या है? 1:2। इसमें क्या हो जाएगा? ठीक, इसमें क्या है? 1:2:1, तो 1 कहाँ से आ जाएगा? ये दिख रहा है, स्मॉल आर, ये एक ही है, और कोई दिखाई दे रहा है? नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1। फिर नेक्स्ट क्या है? 1:2:1, फिर 2 किस में दिख रहा है? ये दिख रहा है, और ये, तो क्या हो जाएगा हमारा?
2। फिर नेक्स्ट क्या है 4। 4 में क्या है, वो कैपिटल टी स्मॉल टी ये चारों दिख रहा है, स्मॉल आर। ये क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक, फिर नेक्स्ट 2, स्मॉल टी ये और ये दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा 2। फिर नेक्स्ट क्या है, 1 कैपिटल स्मॉल टी ये क्या है हमारा 1 एक ही है, तो ये हमारा एक। फिर नेक्स्ट 2 स्मॉल टी ये क्या है 1 2। फिर लास्ट क्या है हमारा 1 ये 1। तो ये रेशियो निकल गया, समझ में आया, ये किसके आधार पर है, तो हमारे शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर। ठीक, ये पूरा शुद्ध है, ये भी पूरा शुद्ध है, लेकिन बाकी क्या है अशुद्ध है। ठीक, समझ में आया? तो ये हमारा द्विसंकरण डाई हाइब्रिड का क्रॉस। फिर देखो मेंडल ने ना इसी प्रयोग के आधार पर क्या दिया, 3 नियम दिया। कितना, 3। क्या क्या नियम है, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब प्रभाविता का नियम। जैसे कि हम लोग प्रयोग में देख चुके हैं कि जो ज्यादा प्रभावी होगा वही क्या होगा डोमिनेट करेगा, तो उसी उसी को क्या है इसमें बोला गया है कि जो ज्यादा प्रभावी होगा उसी का कैरेक्टर हमको दिखाई देगा। तो प्रभावी कौन था हम लोग प्रयोग किए तो उसमें टॉल प्लांट, मतलब लंबापन इसमें दिखाई देगा लेकिन बौनापन क्या रहता है इसमें छिपा हुआ रहता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, उदाहरण के लिए क्या है, जब शुद्ध लंबे टी और शुद्ध बौने टी के मध्य क्या किया गया, क्रॉस कराया गया, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ 100% लंबा पौधा हमको प्राप्त हुआ। क्यों, क्योंकि वो डोमिनेंट किया, इसी कारण क्या है ये प्रभाविता का नियम। समझ में? फिर दूसरा क्या है पृथक्करण। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या होता है, जब प्रथम पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन में विषम युग्मनजी पौधे में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों के परस्पर विपरीत लक्षण का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण मतलब सेग्रीगेशन हो जाता है, अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। इसमें क्या बोल रहे हैं, वही शुद्धता वाले जो पढ़े थे ना, ठीक है, वही क्या करता है इसमें काम करता है, मतलब जो हमारे जीनोटाइप जो कैरेक्टर है वो क्या कहलाता है पृथक्करण का नियम। समझ में? फर्स्ट पीढ़ी में क्या मिलेगा, उसमें तो डोमिनेंट जो करेगा वो दिखाई देगा, लेकिन सेकंड में क्या होता है सबका अलग-अलग सबका अलग अलग कैरेक्टर क्या हमको दिखाई देने लगता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारे शुद्धता के आधार पर, ये पृथक्करण का नियम। फिर देखो क्या बोल रहे, जब फर्स्ट पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच स्वपरागण कराया जाता है, तो सेकंड जनरेशन में क्या होता है F2 जनरेशन में लंबे व बौने दोनों प्रकार के पौधे हमको प्राप्त होते हैं। समझ में? क्योंकि उसका कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में छुपा रहता है, बाकी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वो बढ़ता है तो उसका भी कैरेक्टर क्या है हमको शो होने लगता है। ठीक, जरूरी नहीं है कि शो होगा, लेकिन चांसेस होता है कि वो सेकंड पीढ़ी में जरूर शो करेगा, डोमिनेंस करेगा, तो उसी को बोलते हैं पृथक्करण का नियम। फिर थर्ड क्या है स्वतंत्र अफ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मकों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकर कराया जाता है, तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती। जैसा कि क्या बोल रहे हैं इसमें, एक लक्षण की वंशागति की दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती। किया क्या प्रभावित, जैसे कि लंबा पौधा लिया तो बौना पौधा उसको प्रभावित किया, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं डाला ना। ठीक है, तो वो क्या है हमारा स्वतंत्र अफ्यूहन, मतलब जो कैरेक्टर उस लंबे पौधे में है वो भी क्या होगा, बौना पौधा उसके कैरेक्टर को प्रभावित नहीं करेगा। समझ में क्या बोल रहा, हालांकि वो पौधा छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन
उसके कैरेक्टर को वो क्या करेगा, प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करेगा। रेड फ्लावर है तो हाँ, लेकिन उसको प्रभावित नहीं करेगा। जैसे एक उत्प्रेरक क्या करता है उसको, उसको जो रिएक्शन है हाँ रिएक्शन उसमें क्या होता है, वो कम ही ज्यादा करता है, ठीक है, लेकिन उस प्रकार ये पार्ट नहीं लेता है हाँ, लेकिन कम ज्यादा करता है। तो उसी प्रकार क्या है ये भी है, समझ में, ठीक। कोई कंफ्यूजन, समझ में आ गया ना अच्छे से, ठीक। तो ये हमारा जेनेटिक्स खत्म होता है। अब देखो क्वेश्चन आंसर करें, तो चलो बताओ। आनुवांशिकता के जनक है कौन है, मेंटल हमारा जॉर्जी मेंडल। फिर आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं, केंद्र की झिल्ली में, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम में की कोशिका में। तो कहाँ पाया जाता है हमारा जीन्स, गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड, माता पिता के गुण उसकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो रक्त के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं, तो क्रोमोसोम के द्वारा क्या होता है, हमारा जो कैरेक्टर है, जो गुण है वो संतानों में जाता है। फिर फोर्थ क्या बोल रहे हैं, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है, तो पुरुष में क्या रहता है हमारा एक्स वाई, क्या है हमारा गुणसूत्र क्रोमोसोम पाया जाता है, मतलब ये क्या है, एक प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक। फिर फिफ्थ क्या बोल रहे हैं, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो पिता के द्वारा किसका निर्धारण होता है, तो उसके लिंग का निर्धारण होता है, ठीक। क्योंकि पिता में क्या पाया जाता है, एक्स और वाई, माता में एक्स एक्स, तो माता क्या है एक्स एक्स है, तो ये क्या करेगा, लिंग का निर्धारण तो नहीं कर पाएगी, ठीक है। वाई क्या करेगा, यही लिंग को निर्धारित। अगर इसी में भी पिता का भी एक्स हो जाता तो हमेशा क्या, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, एग्जाम्पल लड़कियां पैदा होती, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। फिर क्या है सिक्स में, F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक अनुपात होता है, क्या होता है F2 जनरेशन में, तो F2 में क्या था हमारा 9:3:3:1 फिनोटाइप होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है, क्या है, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लक्षण दिखाई देता है, मिश्रित लक्षण की प्रबलता, प्रबल और परिसारी की प्रतिसारी, हम्म? मतलब वो कम कम प्रभावी। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, हमेशा कौन डोमिनेट करता था, जो टॉल प्लांट है वो हाँ, तो वो क्या होता है, ज्यादा प्रभावी होगा तभी तो डोमिनेट करेगा ना, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रबलता, ठीक, प्रबलता मतलब प्रभावी। फिर नेक्स्ट क्या है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधों का उगना क्या कहलाता है, मैं बताया था आपको, कौन सा कल्चर, इसको टिश्यू कल्चर बोला जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, नाइन्थ, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होगा, क्या पाया जाएगा, बालिका, नवजात बालिका बोल रहे हैं, बालिका मतलब लड़की, तो लड़की में क्या होगा, कौन सा, तो हमारा क्या 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। फिर एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा 46 क्या है गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है।
से हमारा क्वेश्चन आंसर भी खत्म। समझ में आया ना? ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त तक। थैंक यू।